नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात अनलॉक 1 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस की। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे देश खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना जरूरी होगा और इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्म स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के दौरान 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। और देखिए, मॉल और अन्य जगहों के लिए क्या नियम है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने जाने की मनाही है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर भी मनाही है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। सभी जगहों पर 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना भी जरूरी। साबुन से 40 सेकंड तक हाथ साफ करना जरूरी। सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना जरूरी। खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना भी जरूरी। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा होगा। मॉल और इन स्थलों पर जाने वाले आरोग्य सेतु ऐप, इनको रखना जरूरी होगा। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिन्ह बनाना होगा। फेस कवर, मास्क वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। देखिए, मंदिरों में प्रवेश के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी है। लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। जूते, चप्पल अलग अलग स्लॉट में लोग खुद रखें। दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी। हर समय कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी जरूरी है। बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना भी जरूरी। मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने नहीं दिया जाएगा। बड़ी सभाएं, मंडलियों पर रोक आगे भी जारी रहेगी। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत, गाने ही बजाए जा सकते हैं। बजाने वालों या गायन समूह को अनुमति नहीं है। आम प्रार्थना मैट से बचे, भक्त खुद की मैट लेकर आए। प्रसाद वितरण, पवित्र जल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। और देखिए, रेस्टोरेंट के लिए क्या नियम है। रेस्टोरेंट में सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह जरूरी है। डिस्पोजल मेनू के उपयोग करने की सलाह दी गई है। डिस्पोजल पेपर, नैपकिन का उपयोग होना चाहिए। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। बुफे सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक ओवर पर जोर दें। होम डिलीवरी से पहले कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। और देखिए, होटल के लिए क्या नियम है। एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत है। सभी को फेस मास्क लगाना यहां भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती भी जरूरी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट होगी। होटल में एंट्री के लिए लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। गेस्ट के ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस इस रिसेप्शन में जरूरी है। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले सैनिटाइज करना होगा। गर्भवती और अधिक उम्र के गेस्ट को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले गेस्ट को ना रुकने की सलाह देनी होगी। इधर लॉकडाउन में पटना की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अनलॉक 1 में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ गई है। दुकानें खुली दिख रही हैं और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। पटना के व्यस्त सड़कों में से एक बोरिंग रोड का हाल दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। न्यूज 18 के कैमरे से आपने लॉकडाउन के दौरान पटना में रात की तस्वीर देखी थी। अब अनलॉक 1 में पटना में रात की तस्वीर कैसा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना के बोरी रोड चौराहे के पास खड़े हैं और तस्वीर देखिए, गाड़ियों की कतार भी दिख रही होगी। गाड़ी भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं और जो मार्केट है, दुकान है, वो भी रात में खुले हुए। इस वक्त लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास का वक्त है और 9 बजे से दुकान खोलने की इजाजत दी गई है सरकार की तरफ से। इस वजह से दुकानें खुली हुई हैं और सड़कों पर वाहनों की कतार भी दिख रही है और साथ ही जो मार्केट है, सब्जी मार्केट हो या फिर किराना का दुकान हो, तमाम तरह के जो मार्केट है वो भी खुले हुए हैं। तो ये तस्वीर पटना के बोरी रोड चौराहे की है, जहां पे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुकान है, दुकानें भी खुले हुए हैं, राशन का हो, दवा का दुकान हो, तमाम दुकान पटना में खोल दिए गए हैं। और इस वक्त
तो तस्वीर है पटना के बोरी रोड चौराहे की तस्वीर, और अमूमन ऐसी ही तस्वीर पटना के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वाहनों की कतार लगातार जारी है, लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और जाहिर सी बात है लॉकडाउन के दौरान पटना का ये बोरी रोड का चौराहा पूरी तरीके से सन्नाटे में पसरा रहता था, लेकिन अनलॉक 1 में पटना के जो तमाम व्यस्त सड़कें थे एक बार फिर से चहल पहल तेज हो गई है। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह चार्टर्ड प्लेन से 180 प्रवासी बिहारी कामगारों को लेकर दिल्ली से पटना आए। संजय सिंह बुधवार को भी 33 मजदूरों को लेकर पटना आए थे। विशेष चार्टर विमान से जो अन्य साथियों के और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया गया था, 180 प्रवासी मजदूर भाई बहनों को लेकर हम लोग पटना पहुंचे हैं, और कल भी 2 बसों के माध्यम से और भी कुछ जो साथी रह गए हैं उनको भेजने का काम करेंगे। अनलॉक 1 में लोगों को तमाम छूट दी गई, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। खुद सीएम ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की, लेकिन समस्तीपुर में सीएम की अपील का असर होता नहीं दिख रहा। लोग ना तो मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। समस्तीपुर शहर के मारवाड़ी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। आमतौर पर कल मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से मास्क लगाने की बात कही थी, लेकिन जो बाजार की स्थिति है, लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो मास्क में नहीं दिख रहे हैं, और इस मास्क को उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बेहतर उपाय बताया था। जो अब सामने जो दुकान है, उस दुकान की भी स्थिति आप देख सकते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालन की बात कही गई है, जिस शर्त पर रियायत दी गई है, उसे साफ तौर पे नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि समस्तीपुर कोरोना से कैसे जंग जीतेगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद एक अभियुक्त को इस बात पर जमानत दी कि वो 1 महीने तक कोरोना पीड़ितों की सेवा करेगा। लाल बाबू नाम के मुजफ्फरपुर में पिछले साल एक हत्या हुई थी, इसमें वो लाल बाबू अभियुक्त है। मुजफ्फरपुर जेल में बंद लाल बाबू की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने लाल बाबू को जमानत तो दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो जेल से निकलने के बाद डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में सेवा देगा और मुजफ्फरपुर के कोविड नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक से सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग से संकेत मिलने के बाद बिहार की सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आने लगी। कोरोना की वजह से राजनीतिक गतिविधियों पर रोक तो है, लेकिन ऐसे में सभी पार्टियां डिजिटल प्रचार को हथियार बनाने में जुट गई हैं। हाल के 2-4 दिनों के अंदर बिहार में शुरू हुई तीखी बयानबाजी ने ये संकेत दिया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, वो भी कोरोना काल में ही। अब कोरोना संक्रमण की वजह से राजनीतिक गतिविधियों पर रोक है, तो सियासी दलों ने डिजिटल प्रचार के लिए जनता तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी। चुनाव है, चुनाव में आपने जो कुछ किया है उसके ऊपर ही जनता वोट देती है। बिहार की दोनों प्रमुख पार्टियों का 15 साल जनता ने अच्छे से देख लिया, उसके बाद जनता ही अपना फैसला। बीजेपी की तरफ से अमित शाह 7 जून को डिजिटल रैली करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कार्यकर्ताओं से डिजिटली संवाद करने वाले हैं। डिजिटल प्रचार में बीजेपी को पहले से महारत हासिल है, जबकि जेडीयू ने अपने 3 मंत्रियों अशोक चौधरी, संजय झा और नीरज कुमार को पार्टी को डिजिटली मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारा तो एक ही उपलब्धि बहुत भारी पड़ेगा सब पर। घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़क बना दिया, कानून व्यवस्था नियंत्रित है, तो हमारे पास तो पूंजी और धरोहर है काम का। इसलिए विपक्ष क्या क्या करेगा ये विपक्ष जाने। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को टेक्निकली और डिजिटली इक्विप कर लिया है और कोरोना त्रासदी के पिछले 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के राज्य, जिला, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ ऑनलाइन
वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष भी इस रेस में पीछे नहीं है। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो पहले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और पहले से ही सोशल मीडिया पर एक टीम उनके साथ काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के अंदर इस पर काम चल रहा है और जल्द ही एक डिजिटल टीम बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया टीम पार्टी का है जो हर जिला और प्रखंड स्तर पर है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे अपने लोगों के साथ हमारा संवाद कायम है। बीजेपी एनडीए के डिजिटल टीम पर हमारी डिजिटल टीम राष्ट्रीय जनता दल की भारी पड़ेगी चुनाव में, और उनको हम चाहे फिजिकल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे वर्चुअल हो, हर स्तर पर हम उनको शिकस्त देंगे। मतलब ये तय है कि कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार का बड़ा रोल होगा। देखना होगा कि इस डिजिटल प्रचार में कौन सा खेमा बाजी मारता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। अनलॉक 1 में बिहार का सियासी पारा गरमाने लगा। इसका बड़ा नजारा आने वाले 7 जून को दिखेगा, जब एक ही दिन बिहार की 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी चुनावी तैयारी का बिगुल फूकेंगी। 7 जून यानी रविवार का दिन बिहार के लिए राजनीतिक रूप से काफी गर्मा गर्म रहने वाला है। 7 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करेंगे। इस रैली के प्रतिकार में आरजेडी बिहार में थाली पीटेगी, वहीं जेडीयू भी सम्मेलन करेगी। सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। एक नजर डालते हैं 7 जून को होने वाली 3 पार्टियों की गतिविधियों पर। 7 जून को परवान पर होगा बिहार का सियासी पारा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वर्चुअल रैली। प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे जनसंवाद। सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने की रखेंगे बात। लॉकडाउन के फैसले को बताएंगे देश के लिए महत्वपूर्ण। 7 जून से 12 जून तक जेडीयू करेगी सम्मेलन। कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश होंगे रूबरू। बीजेपी की रैली का आरजेडी करेगी प्रतिकार। 7 जून को आरजेडी कार्यकर्ता पीटेंगे थाली। बिहार जन संवाद के माध्यम से जो वर्चुअल मीडियम के थ्रू माननीय गृह मंत्री जी पूरे बिहार के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, ये जिलावार कार्यक्रम है। 7 तारीख से 12 तारीख के बीच हर दिन 5-5, 6-6 जिलों से उनकी बातचीत होगी। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल उन दिन 7 तारीख को हम गरीब मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे, और घर बैठे लोग जहां जहां रहेंगे कटोरी, थाली, तसला, जिनके तसले में नहीं चढ़ते हैं चूल्हे पर, वो तसला, थाली, कटोरी लोग बजा करके प्रतिकार करेंगे। इन बयान वीरों के बयान से स्पष्ट है कि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनावी रणभेड़ी बजने वाली है। चुनाव आयोग ने भी इशारों ही इशारों में इसके संकेत दे दिए हैं। ऐसे में 7 जून का दिन बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आगाज का दिन होगा, जो धीरे धीरे और परवान चढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना को इस साल जलजमाव से बचाने के लिए नगर निगम और नगर विकास विभाग लगातार दावे कर रहा है, लेकिन उनके दावों पर सरकार के प्रतिनिधि ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले साल बारिश ने पटना का जो हाल किया, वो मंजर आज भी लोगों को डरा रहा है। नगर निगम के साथ नगर विकास विभाग समय से तैयारी पूरी करने का दावा कर रहा है, लेकिन निगम के दावे पर सरकार के अपने जनप्रतिनिधि सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाटलिपुत्र के बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने सीएम को खत लिखकर इस मामले में हो रही देरी पर समीक्षा बैठक करने की मांग की है। क्या वजह है कि काम पूरा नहीं हुआ, कितना काम पूरा हुआ, कितना, ये सारी चीज़ों के आकलन तभी होगी जब वो स्तरीय मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाएंगे। और पिछली दफ़ा उन्होंने जो टैक्स दिया था उसका सदुपयोग, जो राशि दिया था उसका सदुपयोग कितना हो सका है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही कुछ बात समझ में आएगी। सांसद से पहले प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी निगम के धीमे काम को लेकर अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। काम की बात करें तो
तो पटना के नालों का मास्टर ड्रेनेज प्लान पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अधिकारी अब भी यही दावा कर रहे हैं कि मॉनसून आने से पहले सारे काम पूरे हो जाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार पिछले साल की पुनरावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, हम लोग स्पेसिफिक इलाके जहां पर जल जमाव की समस्या ज़्यादा होती है उसके लिए भी स्पेसिफिक प्लान्स डेवलप कर रहे हैं। उस तरीके की स्थिति हम लोग नहीं होगी। नगर निगम चाहे जो भी दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ पटना वासियों के साथ साथ नेताजी भी डर के साए में हैं। सब जानते हैं कि अगर पटना में फिर जल जमाव हुआ तो सरकार को चुनावी साल में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मॉनसून आने में अभी भले ही कुछ दिन बचे हों, लेकिन गोपालगंज में मॉनसून के पहले ही गंडक नदी में सारण तटबंध के नजदीक कटाव शुरू हो गया। सदर प्रखंड के पतहारा और ख्वाजेपुर में 2 जगहों पर कटाव हो रहा है। ऐसे जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और बरसात के पहले कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी फिलहाल कटाव नहीं हो रहा है, लेकिन बरसात के पहले कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। अभी हम खड़े हैं जादवपुर के पतहारा के पास और यहाँ पर गंडक में पिछले 1 सप्ताह से कटाव हो रहा है। और हालांकि अभी मानसून नहीं आया है और मानसून से पहले जो गंडक की जो धारा है बताया जा रहा है कि थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई है पानी में। और इसको लेकर के ये जो आप देखेंगे कि पतहारा का जो इलाका है यहाँ पर लगातार कटाव हो रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 240 मीटर में कटाव निरोधी कार्य चल रहा है। इसे एंटी इरोजन कार्य भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 जून तक बताया जा रहा है कि मानसून आने की संभावना है, तो इसको लेकर के यहाँ पर तैयारी चल रही है फ्लड फाइटिंग की। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो लेबर है वो लगाए गए हैं और बालू भरे बैग को जो है ये नदी के पास लगाया जा रहा है ताकि जो गंडक की धारा है वो मूव हो जाए और साथ में जो कटाव है वो कटाव थम जाए। तो आप अभी किस पद पर हैं और भी क्या चल रहा है काम यहाँ पर? यहाँ पे गेबियन तीर्थ का काम चल रहा है कि जो पानी के प्रेशर को ब्रेक कर सके और इससे हमको फ्लड फाइटिंग में ज़्यादा कठिनाई या नहीं झेलनी पड़े, इसलिए काम चल रहा है। तो अभी कितना एरिया में कटाव हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या काम किया है? कटाव नहीं हो रहा है, इसको एंटी इरोजन वर्क कहेंगे। हम लोग कटाव मैंने फ्लड फाइटिंग से पहले थोड़ा जहाँ पे सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पर बाढ़ का कोई खतरा नहीं है? यहाँ पे बाढ़ के अभी तो कोई खतरा नहीं है। अब आगे पानी जब आएगा तब पता चलेगा। तो देखा आपने साफ कहना है कि अभी ये जो है एंटी इरोजन कार्य चल रहा है और बाढ़ की तैयारी को लेकर के यहाँ प्री फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा है और अभी से बाढ़ का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर दरभंगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर मुंगेर के हथियार तस्कर बबल डॉन और कर्मवीर मिश्रा समेत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 31 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहर से आए कुछ अपराधी एक घर में रहकर हथियार की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 6 अपराधी पकड़े गए। इनमें कर्मवीर मिश्रा शामिल है। कर्मवीर मिश्रा की तलाश कई जिलों की पुलिस को है। पकड़े जाने से पहले वो एक पिस्टल और 49 कारतूस बेच चुका था। फिलहाल पुलिस पूछताछ के आधार पर जिन लोगों को हथियार बेचे गए उनकी तलाश में जुट गई है। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घर से और वहाँ पे 31 राउंड लाइव कार्ट्रिजेस जो है उसकी बरामदगी हुई है। पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि एक अभियुक्त है जो मेन मास्टरमाइंड था, कर्मवीर मिश्रा, ये मुंगेर जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पे एक दिन पहले कुछ गोलियाँ यहाँ पे कुछ लोगों के डिमांड के बेसिस पे लेके आया था और उस पर्टिकुलर घर में बैठ के इसने 2 लोगों को कुछ गोलियाँ। खबर वैशाली से है, जहां टीसी औता थाना इलाके में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। इस दौरान टीसी औता थाना अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद समेत 2 एसआई और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शराब माफियाओं ने पहले पुलिस टीम पर पथराव किया और फिर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। अफरा तफरी के माहौल में फायरिंग भी की गई, जिसमें एक महिला गोली लगने से घायल हो गई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोली किस ओर से चलाई गई। घटना के बाद घायल महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तो सभी घायल पुलिसकर्मियों को पातेपुर की पीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। मुंगेर के नया गांव ठाकुरबाड़ी रोड पर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी मुकेश कुमार चौरसिया के रूप में हुई। मृतक मुकेश मोमबत्ती व्यवसायी की हत्या में जेल जा चुका था, जिस पर पहले से ही हमला हुआ था, लेकिन तब मुकेश गोलीबारी में बच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है।
एक मिनट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।